हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग एनसीईआरटी पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ आप हेडफोन लगा के मेरी बातों को आप ऑडियो में सुनिए, आपको सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, कोई भी लिविंग थिंग्स जिंदा रहने के लिए अपना जो है बेसिक फंक्शंस तो करता ही करता है। जो लिविंग थिंग्स होता है ये फंक्शंस करेगा ही करेगा। तो सबसे पहला तो वो डाइजेशन, न्यूट्रिशन लेगा ही, डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके अंदर सर्कुलेशन होता है, इजेशन होता है और रिप्रोडक्शन। ये बेसिक फंक्शंस नहीं होता है लाइफ प्रोसेस के लिए, लेकिन इसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये सारा जो फंक्शंस अगर कोई अपना कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो अपने अंदर जो है लाइफ प्रोसेस का साइकिल जो है उसके अंदर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। तो ऑल दोज बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन बोल सकते हैं, और ये इजेशन, सर्कुलेशन, जो भी टाइप का जो फंक्शन है, दिस आर टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग अब पढ़ेंगे कि ठीक है लाइफ प्रोसेस तो इंसान करता है, तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस में चलिए न्यूट्रिशन वाला टॉपिक उठा ली। न्यूट्रिशन का होता होगा। सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है, तो हम लोग पढ़े द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स होता है जैसे कि फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, तो ये सब कंपोनेंट्स होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन लेने का दो जो मेन मोड था, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हाइड्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में हम जानते थे कि जो वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से तैयार करता है, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से तैयार कर रहता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो उसके हेल्प से अगर खाना खुद तैयार कर लिया तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक। और तो ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो कहाँ पे होता था, ग्रीन प्लांट्स में होता है, वी ऑल नो दैट। और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स में क्यों होता है, उसमें क्या प्रेजेंस होता है, तो वो ऑटोट्रॉपिक होगा। तो वी ऑल नो दैट कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन लीफ के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर में ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो वो अगर प्रेजेंस नहीं रहेगा तो सनलाइट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है कौन सा जो मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो है लिप्स में प्रेजेंट होता है जिसके कारण जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फर्दर हो पाता है या सनलाइट एक्सट्रैक्ट हो पाता है। तो वी ऑल नो दैट द क्लोरोफिल। या अगर ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट को भी टिक करेंगे। अगर मान चलिए एक ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल दोनों है तो क्लोरोफिल को टिक कर देंगे, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट को टिक करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जो है आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खाना कैसे बनता होगा। वी ऑल नो दैट कि रूट से पानी जाता होगा H2 और एटमॉस्फेयर से CO2 आता होगा, और उसके बाद सनलाइट मिलता होगा, उसको सनलाइट का क्लोरोफिल मिलता होगा, तो वो बनाता है C6H12O6। वी ऑल नो डैट खाना बनाया ग्लूकोज और बनता है आप O2 रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस ठीक है हो गया। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, कहाँ पे O2 आता होगा और CO2 जाता होगा। तो वी ऑल नो डैट प्लांट के लिप्स के अंदर में ही स्टोमाटा होता है, एक स्मॉल ओपन पोर्स जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा के अंदर से ही जो है CO2 इंटर होता है, O2 बाहर निकलता है। और ये प्रोसेस को हम लोग वी ऑल नो डैट डिफ्यूज़न के थ्रू होता है ये प्रोसेस। और पानी का लॉस होना, जो स्टोमाटा से जो एक्सेस पानी होता है वो लॉस होता है, उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग आते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो हेटरोट्रॉपिक मेनली 3 टाइप का होता है। पहले हेटरोट्रॉपिक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड खुद नहीं बना के अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड and depend their own food for the other organism। तो ये होता है हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक में 3 आता है अभी, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक, होलोजोइक। तो पैरासाइटिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में या आउटर हो या इनर किसी में अंदर उसके अंदर में इंटर करके उसको होस्ट बना लेता है और उससे अपना जो है न्यूट्रिशन लेता है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं टेपवर्म। वो इंसान के अंदर में रहता है, जैसे कि हिंदी में समझाने के लिए आपको लेकर मम्मी लोग बोलते हैं कि पेट के अंदर जोंक है। जोंक क्या है, वही है हम लोग के अंदर इंटर कर गया और हम लोग का न्यूट्रिशन से वो अपना ज़िंदगी चला रहा है और हम लोग को हार्म नहीं कर रहा है। तो उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक जो डेड एंड डिकेइंग बॉडी लेता है, जो सड़ा गला चीज़ पे देखते हैं कोई पौधा उग जाता है, एग्जाम्पल है मशरूम वगैरह। तो ये सब हो गया आपका सेप्रोट्रॉपिक। होलोजोइक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उसको तोड़ने के लिए फर्दर 3-4 स्टेप्स में हमको उसको तोड़ना पड़ता है और निकालना भी पड़ता है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यू ऑल नो दैट ह्यूमन न्यूट्रिशन करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, एसिमिलेशन करता है, इजेशन करता है। तो ये 5 स्टेप होता ही होता है।
तो ये 5 स्टेप किसमें होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वेलकम टू आवर चैनल उत्तम कक्षा। तो पुराने पॉडकास्ट के पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि हेटरोट्रॉपिक तक हम लोग जो है कवर कर चुके थे, और हेटरोट्रॉपिक में तीनों कवर कर दिए थे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, ये तीनों हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता होगा। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बींग्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो पैराडाइमिस है अमीबा को उसके बाद में कवर करेंगे। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में क्या होता होगा? तो सबसे पहले हम बताए थे कि 5 स्टेप तो होता ही है होलोजोइक में। इंजेक्शन होता था, डाइजेशन होता था, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता था, उसके बाद एसिमिलेशन होता था, उसके बाद इजेशन होता था। तो यही प्रोसेस इंसान में होगा। तो इंसान सबसे पहले अपना फूड जो होगा मुंह में लेगा, हाँ, हैंड के हेल्प से इनगल्फ करेगा फूड माउथ में। माउथ में गया, और माउथ के अंदर जो पूरा एरिया है सबको बोलते हैं बकल कैविटी या माउथ कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि माउथ के अंदर जितना भी पार्ट है सब आता है माउथ कैविटी के अंदर, या उसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ है मेरे पास? टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड है। तो ये सब चीज़ हेल्प करता है। सबसे पहले आप खाना खाएं, अब टीथ क्या करेगा? बकल कैविटी में क्या होगा? टीथ उसको कटिंग करेगा, ग्राइंडिंग करेगा और च्यूइंग करेगा। अब ये एक प्रोसेस हो गया, टीथ का काम हो गया। अब टीथ का काम होने के बाद उसमें जो है अब काम करेगा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे होता है, सलाइवरी ग्लैंड एक इंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमिलेज, और उसको हम लोग सलाइवा भी बोलते हैं। और वो क्या करेगा? इंजाइम जाकर फूड में जुड़ेगा, फूड से जुड़ जाएगा। फूड से जुड़ेगा तो खाना को तोड़ता है, थोड़ा सा खाना को ब्रेक डाउन वही कर देता है यहीं पे। और ये जो मिक्सिंग करने का काम करता है वो टंग हेल्प कर देता है, पूरा लाड़ सलाइवा को मिलाने का पूरा काम कर देता है टंग। अब सारा काम हो गया, हल्का खाना जब ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हुआ। एक फिजिकल डाइजेशन हुआ। फिजिकल डाइजेशन हल्का ये हुआ कि दांत ने उसको तोड़ा, बड़ा बड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज लेते उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में दांत तोड़ा, तो एक फिजिकल यहाँ पर उसका टूटना हुआ, फिजिकल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं यहाँ पे हुआ। और एक केमिकल भी हुआ। केमिकल किसके कारण हुआ? केमिकल रिएक्शन टाइप का बोल सकते हैं, केमिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं। किसके कारण हुआ? सलाइवा के कारण हुआ। सलाइवा जाकर उसको तोड़ देता है। जो हम लोग खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको तोड़ देता है वो। तो यहाँ पे खाना तोड़ दिया हल्का। अब खाना जो है यहाँ पे एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, उसके हेल्प से डायरेक्ट स्टमक में जाएगा। तो जाता कैसे जाएगा? कैसे? पहले क्या करेगा? खाना आया तो खाना आने के बाद रिलैक्स करेगा, फिर ये कॉन्टैक्ट करेगा तो फिर ये रिलैक्स करेगा, फिर ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, फिर ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट होते रहता है। वाल जो ये वाल है, जो फूड पाइप का वाल है, उसके वाल में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाला मूवमेंट लगातार होते रहता है। उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये हो गया। अब इस मूवमेंट के थ्रू जो है खाना चला गया स्टमक में, स्टमक में चला गया। अब स्टमक का वाल जो होता है, वाल ऑफ स्टमक, वो एक जूस रखता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। एक हो गया आपका HCl, एक हो गया म्यूकस, एक हो गया पेप्सिन। तो HCl का काम होता है कि खाना के साथ जो बैक्टीरिया आ रहा है उसको बैक्टीरिया या जर्म्स उसको किल करना। इट किल्स द बैक्टीरिया दैट कम इनसाइड विद द फूड, वो काम। दूसरा, एसिडिक मीडियम खाना को प्रोवाइड कर देता है। अब एसिडिक मीडियम जैसे प्रोवाइड हो गया तो पेप्सिन काम करना स्टार्ट कर देगा। पेप्सिन खाना के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पेप्सिन तोड़ देता है पेप्टॉन्स में, तो ये काम कर दिया। और म्यूकस जो अब एसिड है, और एसिड तो पूरा जला ही देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, वी ऑल नो दैट। तो उसको बचाने के लिए हम लोग के वाल, स्टमक के वाल के अंदर एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस इनर लाइनिंग होता है स्टमक का, जो हम लोग को HCl एसिड से बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो म्यूकस क्या हेल्प करता है? इट प्रोटेक्ट द वाल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl एसिड। तो ये हो गया। अब यहाँ पे काम तीनों अपना काम अच्छे से कर लिया। अब खाना डायरेक्ट आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जानते हैं कि 2 ग्लैंड जो है अलग अलग, एक तो हो गया जो लीवर और एक पेनक्रियास, दोनों अपना जो जूस होता है सेक्रेट करते हैं आके स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि दोनों का जुड़ाव रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोग जानते हैं कि लीवर के अंदर होता है बाइल जूस। तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर के अंदर में गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर में बाइल जूस है। अब क्या करेगा? बाइल जूस, खाना आ रहा है एसिडिक मीडियम, अब उसको एसिडिक मीडियम तो जल्दी काम नहीं कर पाएगा। पेनक्रियास का जितना भी जो जूस होता है, इंजाइम होता है, वो काम नहीं कर पाता है। उसको चाहिए काम करने के लिए अल्कलाइन मीडियम, जिसको बोलते हैं बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। तो वो कौन देता है? वो देता है बाइल जूस। बाइल जूस ऐसा मीडियम उसको दे दिया। अब वहां से पेनक्रियाटिक
जो पेनक्रियाज अपना पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, जो तीन होता है, एक होता है पेनक्रिएटिक एमिलेज, एक होता है लिपेस, याद रखना है, एक होता है पेनक्रिएटिक एमिलेज, एक होता है लिपेस और एक होता है ट्रिप्सिन, ये तीन होता है। तो पेनक्रिएटिक एमिलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, उसको तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो भी हम लोग कंज्यूम करके ला रहे हैं उसको वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एकदम छोटा सा सब्सटेंस में और तोड़ देता है, ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देता है। अब यहां से क्या हुआ, पेनक्रिएटिक एमिलेज तोड़ दिया, अब जो एक और कुछ प्रोटीन बच गया, उस प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को और तोड़ दिया जो बचा हुआ। लिपेस का काम करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, फैट को तोड़ देता है, फैट को तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, ये तोड़ दिया। तीनों अच्छे से खाना को एकदम तोड़ के बहुत अच्छा से वो पूरा अच्छे कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में होता है विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर टाइप पे निकला हुआ उसके वाल पे। तो वो क्या करता है, खाना को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना भी खाना डाइजेस्टेड हो गया पूरा तरह से टूट गया सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वाला काम हो गया। अब उसको जाने के लिए वी ऑल नो दैट ब्लड है, ब्लड के थ्रू जितना भी एब्जॉर्ब खाना है सब ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रैवल कर जाता है, तो इसको बोलते हैं एसिमुलेशन। और लास्ट में जो खाना नहीं पचा, जो लास्ट में जो खाना नहीं पचा वो उसको हम लोग लेके आते हैं, वो उसमें ऑटोमेटिक आता है, उसमें किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो उसके अंदर जो एक्सेस पानी होगा उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्सेस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर में, तो वो रेक्टम पे आके अटक जाता है। तब हम लोग को जब भी प्रेशर फील होता है तो हम लोग बाथरूम जाते हैं और वो एनएस के थ्रू निकल जाता है। तो हमने कुछ यहाँ पे स्किप किया है छोटा मोटा टॉपिक, लेकिन वो उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। जो इंपॉर्टेंट रोल था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कम समय में बहुत अच्छे से आप तक पहुंच जाए, तो मैंने उसको कवर करने का कोशिश किया। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हमने अच्छे से कवर कर लिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक में हम देख रहे हैं होलोजोई। होलोजोई क्या होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स फूड को फिर हमको तोड़ना है, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करने के लिए जो 4-5 स्टेप होता है वो हम बढ़ाएंगे, 4-5 स्टेप में कंप्लीटली होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोई। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि एनिमल्स जो होता है सॉलिड फूड लेता है और उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं होलोजोई। जैसे कि कौन कौन करता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम भी करता है, एनिमल्स भी करते हैं। सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक, इसको दो नाम से बोला जाता है, सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक के अंदर ही जो कि अपना जो फूड जो होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है, यानी अपना न्यूट्रिशन जो होता है कोई सड़ा गला मड़ा हुआ चीज से अपना लेता है। जैसे कि कौन लेता है, फंगाई हो गया, मशरूम, ये सब लेता है। पैरासाइटिक हो गया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी को होस्ट बनाता है। होस्ट हो सकता है वो बाहर बनाए, आउटसाइड भी होस्ट बना सकता है किसी चीज के, हो सकता है किसी के अंदर में होस्ट अंदर इनर में बनाए। जैसे कि इंसान के अंदर में सपोज बोला जाता है हिंदी हमारे संस्कृति में कि जोंक हो गया, पेट में जोंक है, यानी उसके अंदर में कोई कीड़ा है सपोज, और कीड़ा क्या किया, उसके अंदर में होस्ट बना लिया उसको, और वो जो खाना खा रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, उसी से अपना न्यूट्रिशन वो ले रहा है। इसको बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में कैस्कटा हो गया, टेपवार्म हो गया, राउंड वार्म हो गया, टेपवार्म, यहाँ पर हम लिख रहे हैं TAPE टेप, राउंड वार्म भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखेंगे अमीबा अपना फूड कैसे लेता है। तो अमीबा हम लोग पढ़े कि अमीबा होता है यूनिसेलुलर, क्लास 9 में आप पढ़ के आए, यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बना हुआ होता है। तो वो अपना पूरा फूड इज टेकन अप थ्रू इंटायर सरफेस, वो अपना सारा बॉडी सरफेस लेगा। अमीबा में क्या होता है देखिए, ये अमीबा हो गया। अब इसके कहीं भी फूड आ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, वहीं से वो क्या करेगा, जहां फूड आएगा उधर से वो अपना सूडोपोडिया निकालेगा और उसको अपने अंदर ले आएगा। यानी अमीबा अपने चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ से फूड ले सकता है अपने बॉडी के अंदर। तो ये हो गया। अब क्या करता है, जैसे कि देखिए अमीबा का ये न्यूक्लियस हो गया और ये फूड पार्टिकल इसके नजदीक में यहाँ पे आया। तो अमीबा क्या किया, फूड पार्टिकल आया तो अपने बॉडी के जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन करेगा, एक्सटेंशन किया, ऐसे शेप में ले आएगा, अपना शेप बनाएगा। और देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप का हो गया। तो इसको बोलते हैं सूडोपोडिया।
सूडोपोडिया बनाया, अब फूड यहाँ पे है। अब अमीबा धीरे धीरे फूड देखिए अब क्या किया, यहाँ पे ले आया। तो सबसे पहले सूडोपोडिया के हेल्प से, अमीबा सूडोपोडिया के हेल्प से क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। सूडोपोडिया क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ही यहाँ पर अपना जो है एक्सटेंशन करता है इस शेप में। तो कैप्चर किया, फूड को कैप्चर कर लिया, जैसे फूड अंदर गया तो फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। जैसे फूड अंदर गया तो देखिए यहाँ पर फूड वैक्यूल, यहाँ पर ये आपका फॉर्म हो गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल फॉर्म हो गया। अब क्या हुआ, फूड वैक्यूल फॉर्म होने के बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन किस प्रोसेस से होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो डाइजेशन होने का प्रोसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। उसके अंदर में एंजाइम होता है, फूड वैक्यूल जैसे ही बना इसके अंदर में एक डाइजेस्टिव एंजाइम आ जाता है, वो इसको खाना को इसी को डाइजेस्ट कर देता है और यहीं पे इसको पचा भी देता है। और डिफ्यूजन के थ्रू लास्ट में वो सब जगह ट्रैवल कर जाता है, हर जगह डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में ट्रैवल कर जाता है। और लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड निकालने के लिए अब क्या करेगा, कहीं से अमीबा अपना एक बॉडी ऑर्गन्स को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, वहां से इसको ब्रेक डाउन करेगा बॉडी ऑर्गन को, और यहाँ से फूड अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देगा बाहर, आउटसाइड। तो ये करता है अमीबा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे एक प्रोसेस नहीं लिखा है कि अमीबा अपना बॉडी को क्या करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को निकाल देगा और बाहर सेल से बाहर निकाल देगा। तो हम लोग ने क्या देखा कि अमीबा के पास यहाँ पे फूड आया सरफेस पे, फिर एक्सटेंशन हुआ सेल मेम्ब्रेन का, तो इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। वो फूड को अंदर में कैप्चर कर लिया और फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ। इसके अंदर में एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो खाना को पचा दिया। फिर डिफ्यूजन के थ्रू सब जगह खाना ट्रैवल कर गया और लास्ट में जो है बॉडी से जो है अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है, सरफेस से क्या हो जाता है, थ्रोन आउट कर दिया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अमीबा का था। और पैरामीशियम में भी सेम ही प्रोसेस होता है, पैरामीशियम में सेम प्रोसेस होता है। अब लोग हम लोग देखते हैं पैरामीशियम क्या करता होगा। पैरामीशियम में भी जैसे वहां पे क्या था, सूडोपोडिया, और यहाँ पे क्या है, सीलिया। सीलिया पैरामीशियम इस टाइप का होता है और इसमें कांटा टाइप का स्ट्रक्चर निकला होता है, तो उसका भी इसी प्रकार होता है सीलिया। सीलिया क्या करता है, इसको बोलते हैं सीलिया। सीलिया क्या करता है भाई, फूड को क्या अपने अपने बॉडी के अंदर में ले आता है, कैप्चर करने का काम करता है। और उसके बाद सेम जैसा प्रोसेस उसमें होता है अमीबा में, सेम प्रोसेस पैरामीशियम में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि होलोजोइक में कितना स्टेप होता है, स्टेप्स। तो पहला हम पढ़ाए थे इंजेशन, उसको अंत ग्रहण बोलते हैं हिंदी में। दूसरा डाइजेशन, जिसको पाचन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, मतलब खाना पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा टूटने के बाद। उसके बाद लास्ट में एसिमिलेशन, यानी कि ट्रैवल करेगा एक जगह से हर जगह जाकर वो ट्रैवल करेगा। इजेशन मतलब बाहर निकाल। तब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अभी हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम पढ़े कि ह्यूमन बींग्स के अंदर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके लिए सारा काम, खाना खाने से लेके पचाने का सारा प्रोसेस वहां होता है। तो ये हो गया। और उसको जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, पूछा जाएगा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होता है, तो माउथ टू एनस होता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक होता है, एनयूएस, एनस तक। माउथ से लेके एनस तक एक कैनाल गया हुआ है, इसी कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये एसोसिएटेड बहुत सारे ग्लैंड से। अभी कैनाल से हो सकता है इधर स्टमक एसोसिएटेड है, इधर तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह एसोसिएटेड, इधर पैनक्रियाज है, इधर लीवर है, ये सब एसोसिएटेड है किससे, एलिमेंट्री कैनाल से। तो सबसे प्रोसेस स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ से हम लोग फूड अपने मुंह में डालें, सारा फूड। और टीथ क्या करेगा, च्यूइंग करेगा, ग्रीनिंग करेगा। अब दांत से हम लोग तोड़ेंगे, पूरा ग्रीनिंग करेंगे अच्छे से, च्यूइंग भी करेंगे, चबाएंगे भी। अब टंग क्या करेगा, रोलिंग का काम करता है, खाना को रोल करेगा, अच्छे से मिक्स करेगा, तब ना हमको टेस्ट पता चलता है। टंग ही पता करता है टेस्ट। और इधर से सलाइवरी ग्लैंड जो होता है सेक्रेट करता है सलाइवा, और इसके अंदर एक म्यूकस भी होता है, एंजाइम है ये दोनों मिलकर क्या करता है, हम लोग खाना खाते थे, खाना में स्टार्च होता है और सलाइवरी एमिलेज के आने के कारण रिएक्शन होता है। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन। अब स्टार्च जो है शुगर में टूट गया, सिंपल शुगर में। स्टार्च यहाँ पे टूट गया सिंपल शुगर में। तोड़ने का काम कौन करता है बताइए, सलाइवरी ग्लैंड करता है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में जो एंजाइम है वो करता है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमिलेज, सलाइवरी एमिलेज, सलाइवरी एमिलेज, SALIVARY, सलाइवरी एमिलेज। यही एंजाइम जो है रिएक्शन करवाता है और स्टार्च को तोड़ता है शुगर में। अब यहाँ पे टूट गया, अब इसको पूरा मिक्स करने में हेल्प करता है वही। आप पूछेगा कि ये सलाइवरी एमिलेज को मिलाने में, खाना में मिलाने में कौन हेल्प करता है, तो टंग करता होगा। अब यहाँ पे खाना टूट गया, स्टार्च टूट गया सिंपल शुगर में। अब यहाँ से एक पाइप है, सलाइवरी ग्लैंड, माउथ, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। ये सब बकल कैविटी के अंदर में आता है। इस जिस ऑर्गन्स में आता है उसको बोलते हैं बकल कैविटी या माउथ कैविटी, बकल कैविटी। अब यहाँ से एक पाइप है, पाइप, जिस पाइप को बोलते हैं, उस पाइप का नाम है फूड पाइप, या तो उसी को ओसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप या तो ओसोफेगस।
अब वो क्या करता है, खाना में मूव करता है, क्या करेगा, कॉन्स्ट्रक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होगा। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी पहले फूड आया होगा तो ये एक्सपैंड किया होगा, एक्सपैंड करने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ये एक्सपेंशन होगा उसी के अंदर वाल में, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एक्सपैंड करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये एक्सपेंड करेगा, यही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। तो पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट के थ्रू खाना ट्रेवल करते करते स्टमक में आ गया, तो स्टमक में आया तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, उसका वाल जो होता है, स्टमक का जो वाल होता है उसके अंदर में उसके पास होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो जूस सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। हम देखेंगे कौन कौन सा गैस्ट्रिक जूस है, एक पेप्सिन है, एक HCl है और एक म्यूकस है। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम ऐसा, पेप्सिन ऐसा एंजाइम में जो तोड़ने का काम करता है, किसको, प्रोटीन को, किस में तोड़ता है, पेप्टोन्स में। और HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम देता है। साथ में HCl का एक और काम है जो नहीं दिया है, HCl क्या करता है, इट किल्स बैक्टीरिया। खाना खाते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आता ही आता है, इट किल्स बैक्टीरिया that come inside with food, that come inside with food, ये हो गया। और तो HCl दो काम करता है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक जो खाना के साथ बैक्टीरिया आ रहा है उसको, बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने का काम करता है। और म्यूकस क्या करता है, जैसे कि HCl है और ये पूरा गिरेगा तो वाल पूरा डैमेज कर देगा, स्टमक का वाल हो गया, इसके बीच में एक लेयरिंग प्रोवाइड करता है, ये लेयरिंग प्रोवाइड करने का काम करता है म्यूकस। तो म्यूकस हम लोग को प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, किससे, HCl से। तो तीनों का काम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब खाना जो है स्टमक से खाना ट्रैवल करते 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 अब आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइनल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, इसके अंदर में सारा जूस इसी पे सेक्रेट होता है, ये व्हील वाला भी लीवर अपना जूस सेक्रेट करवा के यहीं पहुंचवाता है। फिर पेनक्रियाज कहाँ गया, यहाँ पे पेनक्रिएटिक जूस भी सब सेक्रेट करके कहाँ पे पहुंचाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना हम लोग खाना खाए, खाना के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है ग्लूकोज में, फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में। तो ये कौन तोड़ता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो किसके पास होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। लेकिन ये आता कहाँ है, इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम विली होता है, विली, अब विली का काम यहाँ पर होता है खाना को एब्जॉर्ब करने का। जैसे इवाल हो गया, इवाल पे एकदम छोटा छोटा सा बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, फिंगर टाइप का, हम लोग का जैसे हाथ होता है इस टाइप का, और ये इसमें ब्लड वेसल्स इतना ज्यादा होता है, मिलियंस ट्रिलियंस में होता है। अब ये क्या करता है, जितना भी एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है सबको एब्जॉर्ब कर लेता है अंदर में। तो एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है विली, फिंगर जैसे निकला हुआ रहता है, ठीक है। विली क्या क्या करता है काम, एब्जॉर्ब करने का। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, और फूड को एब्जॉर्ब करके किसमें मिला लेता है, ब्लड में। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जो हम पढ़ाए थे कि एंजाइम इसके पास सेक्रेशन होता है, पहला जो इसके पास जो एंजाइम आता है लीवर से आता है। लीवर से कौन सा एंजाइम आता है, लीवर से बाइल जूस आता है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस को। लीवर किसको सेक्रेट करता है, बाइल जूस। और एक और पॉइंट लिखा देते हैं, बाइल जूस लीवर के अंदर में पूछेगा क्वेश्चन कहाँ स्टोर होता है, तो गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर, बाइल जूस लीवर के अंदर में गोल ब्लैडर में होता है। अब ये धीरे धीरे आया और कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट हो गया आके। फिर पेन क्रिया, तो इसका काम क्या होता है, पहला तो ये खाना जो होता है एसिडिक मीडियम में होता है तो उसको बेस देता है। ये अल्कलाइन, बाइल जूस जो होता है पहला काम करता है अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जो एसिडिक फूड है अल्कलाइन मीडियम बनाता है, किसको, जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टोमक से उसको बनाता है अल्कलाइन मीडियम फूड को। फिर दूसरा ये इमल्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, जो खाना है बड़ा बड़ा, जो फैट का मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा बड़ा है खाना में, तो इसको एकदम छोटा छोटा में हल्का तोड़ देता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी हेल्प करता है, यहाँ लिखा है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा में तोड़ देता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। अब इसके अंदर एक और पेनक्रियाज अपना जूस लेके आता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है पेनक्रिएटिक जूस, इसके अंदर में आता है ट्रिप्सिन, लिपेस। तो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को तोड़ देता है, पेप्टोन्स में पढ़ाए थे, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है। और लिपेस होता है, लिपेस फैट्स को तोड़ता है ग्लाइसरोल में, फैट्स को एक और पॉइंट नहीं लिखा है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। लिपेस जो है फैट्स को तोड़ने का काम करता है, तो किस में तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। इमल्सिफिकेशन में वही जो ब्रेक, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में बाइल जूस के द्वारा, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। लार्ज एक और चीज यहाँ पे छूट गया, ट्रिप्सिन, लिपेस, और एक होता है पेनक्रिएटिक एमिलेज, PAN, इसमें एक और एंजाइम ही होता है, तीन करता है, एक होता है पेनक्रिएटिक एमिलेज, पेनक्रिएटिक एमिलेज MYLAS,
ये क्या करता है, जो खाना है यही कार्बोहाइड्रेट, इसको शुगर में ग्लूकोज में तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को ये तोड़ देता है शुगर में, ग्लूकोज में सॉरी, शुगर में तो ऑलरेडी तोड़ दिया सलाइवरी एमिलेज। पेनक्रियाटिक एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है ग्लूकोज में, सी को जी में तोड़ देता है। सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, जी मतलब ग्लूकोज। आप क्या किया, खाना आप पूरा पच गया और खाना को एब्जॉर्ब कर भी लिया। कौन कर एब्जॉर्ब कर लिया, पढ़ाया अभी, विली। अब विली क्या करता है, ब्लड है, विली में क्या ब्लड के थ्रू खाना ट्रैवल कर जाता है, एसिमिलेशन बोलते हैं लास्ट में। ब्लड ट्रैवल करता है किसके थ्रू, ब्लड फूड किसके थ्रू ट्रैवल करता है, ब्लड के थ्रू, और एब्जॉर्ब करने का काम करता है विली। अब जो खाना नहीं पचा, जो नहीं पचा वो कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये क्या करेगा, खाना में जो एक्सेस पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो बचा हुआ है, उसको क्या करता है, अपने एनस के थ्रू निकाल देता है। और इसको जो इसमें एक मसल्स होता है, यहाँ जैसे सपोज ये रेक्टम हो गया और यहाँ पे एक एनस हो गया इस टाइप का, ये एनस हो गया और ये रेक्टम हो गया, और यहाँ पर एक स्प्रिंचर मसल्स होता है, वो दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। बस अब यहाँ से क्या करता है, एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रिशन से लेके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस हम लोग जो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और CO2 को ब्रीथिंग के थ्रू रिलीज करते हैं, यानी जो ब्रीथिंग वाला प्रोसेस हो गया। ब्रीथिंग में होता है इनटेक और दोनों, O2 को लेना मतलब ऐसे एरो, और O2 को लेना मतलब डाउनवर्ड एरो, और CO2 को रिलीज करना यानी अपवर्ड एरो, यानी O2 लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ये प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन में पहला ब्रीथिंग आता है और दूसरा ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड आता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड, एनर्जी रिलीज होता है। खाना टूट के क्या देता है, एनर्जी देता है हम लोग के सेल के अंदर, तब तो हम लोग एनर्जेटिक होते हैं, मसल्स वगैरह सब बनता है। तो ये शरीर के अंदर में जो होता है रेस्पिरेशन, इसी के कारण इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या कि हम लोग के अंदर में एनर्जी मिल रहा है, या प्रोसेस जो होता है इनर बॉडी में हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता होगा, देखिए ग्लूकोज आया साइटोप्लाज्म से, ब्रेकडाउन वही पढ़ा रहे, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, ये आया साइटोप्लाज्म में टूटता है सबसे पहले पायरोविक एसिड में और थोड़ा एनर्जी देता है। पायरोविक एसिड में टूटा और थोड़ा एनर्जी दिया। अब यहाँ पे बेचारा रुक जाता है। अब देखता है इसके पास क्या केस मिल रहा था, इंसान के अंदर और जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर अगर उसके अंदर में ऑक्सीजन मिल रहा है प्रॉपर मात्रा में, तो ये प्रोसेस अब उसके अंदर में होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन का प्रेजेंस माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये खाना टूटेगा, ये जो पायरोविक एसिड है वो अब आके किस में टूट जाएगा, एनर्जी में। तो ये एनर्जी याद रख लिया 38 ATP एनर्जी होता है, ATP एनर्जी, इसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म फॉस्फेट, इसमें टूट जाता है। तो किसमें टूटा, पायरोविक एसिड जो होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाला रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो खाना टूट गया, खाना टूटता है किसमें, एनर्जी में टूटा और वाटर में टूटा और CO2 में टूटा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसके पास ऑक्सीजन साफ ही ना मिले तो ये प्रोसेस होता है ईस्ट में। अब नहीं मिलता है तो यही जो पायरोविक एसिड होता है किसमें टूटता है, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में टूटता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरोविक एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, यही प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं जो ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो रेस्पिरेशन हुआ, तो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को एनारोबिक रिकॉर्ड बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो ये किसमें होता है, ईस्ट में। क्या टूट जाता है, पायरोविक एसिड, इथेनॉल में, CO2 और एनर्जी में। ये प्रोसेस सब में देखिए यहाँ तक कॉमन है, यहाँ के बाद वाला में डिफरेंस होता है। यहाँ के बाद अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये एरोबिक हो गया, और इंसान के अंदर होता है जनरली, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और CO2 वाटर और एनर्जी में होता है। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इथेनॉल और CO2 एनर्जी में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कम मात्रा में मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन बहुत कम, तो हम लोग जब कभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खूब तेजी से रनिंग करते हैं, एथलीट, फुटबॉल और ये सब, तो उसके अंदर में इनसफिशियंट ऑक्सीजन हो जाता है। कभी देखते हैं हम लोग जब दौड़ते हैं तब हाफते हैं, मतलब ऑक्सीजन का मात्रा हमको कम मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग के अंदर में भी रिएक्शन होता है। तो उस केस में हम लोग के अंदर में किस में टूट जाता है, ये मसल्स में होता है, और ये किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में, और साथ में साथ एनर्जी देता है।
लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। ये एनर्जी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू कॉज मसल्स फैटिग इट अकर्स आफ्टर वाइगरस एक्सरसाइज। मतलब अब तक टूट गया किस में, लैक्टिक एसिड और कुछ एनर्जी देता है, लेकिन अब ये क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने के कारण क्या होगा, बॉडी पेन होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा मसल्स में। तो अब इससे रिलीफ लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट शावर लेते हैं, हॉट शावर या तो मसाज। ये दो प्रोसेस से हम लोग का जो है पेन, बॉडी पेन्स दूर हो जाएगा। ये लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण होगा, और ये सब लेने से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, इसलिए रिलीफ मिलता है। तो ये हम लोग देख लिए जो ये वाला प्रोसेस था, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा रेस्पिरेशन में एक और था, ब्रीथिंग वाला चीज। तो हम पढ़े थे ब्रीथिंग में कुछ नहीं याद रखना है, बस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज CO2, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथ। तो अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन दो टाइप का भी देख लिया ऊपर में, एरोबिक और एनारोबिक। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला तो इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, तो पहला डिफरेंस। दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये साइटोप्लाज्म में अकर करता है। तीसरा इसका एंड प्रोडक्ट में CO2, वाटर और बहुत सारा एनर्जी होता है। इसके अंदर में 38 ATP एनर्जी होता है, याद रख लीजिएगा 38 ATP। और इसके अंदर में भी एंड प्रोडक्ट में सब चीज होता है, लेकिन इसका एंड प्रोडक्ट में अल्कोहल भी होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर में वाटर अब्सेंट होता है, यहाँ लिखा ही होगा, इसमें वाटर अब्सेंस होता है, वाटर अब्सेंस होता है। और इसके अंदर में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इसमें कितना एनर्जी रिलीज होता है, लगभग 2 ATP के बराबर एनर्जी रिलीज। तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग के अंदर में जो सांस लेने वाला जो सिस्टम है, बॉडी के अंदर जो सांस जाता है और ऑक्सीजन निकलता है, वो क्या प्रोसेस रहता होगा, इसको बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर में हम पढ़े थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नाक है, ये नाक का दो छेद होता है, तो इसको नोस्ट्रिल बोलेंगे। अब इसके अंदर नोस्ट्रिल के अंदर में एक होता है फाइन हेयर, और एक और होता है म्यूकस। ये काम क्या करता है, दोनों मिलके फिल्टर करने का काम करता है, फिल्टर्ड दी डर्टी एयर। जो गंदा एयर आ रहा है हम लोग के नाक में, हम लोग एटमोस्फेयर से पूरा एकदम फ्रेश एयर तो नहीं लेते हैं, कुछ गंदगी आता है, तो गंदगी का फिल्टर करने का काम करता है जो आंख, हम लोग के नोस्ट्रिल के अंदर में हेयर होता है, और एक म्यूकस भी होता है, वो दोनों यही काम करता है। और वो फिर जो रास्ते से जाएगा, यहाँ से ही लिया, फिर ये जो रास्ता है, ये रास्ता को बोलते हैं नेसल पैसेज। तो नेसल पैसेज में अब नेसल पैसेज, और फिर ये वाला जो एरिया हो गया नेसल पैसेज के बाद वाला एरिया, इसको बोलते हैं नेसल कैविटी। और नेसल कैविटी से यहाँ आया। अब यहाँ से आने के बाद अब सबसे पहले इसका मुलाकात होगा फेरेनाइक्स, तो फेरेनाइक्स से मुलाकात हुआ, उसके बाद लैरिंक्स में आया, उसके बाद लैरिंक्स में यहाँ पे आया, फेरेनाइक्स है, उसके बाद यहाँ पे लैरिंक्स यहाँ पे आया। उसके बाद ये पाइप है, देख रहे हैं यहाँ से लगातार एक पाइप है, यहाँ तक आया है, इस पाइप को बोलते हैं ट्रेकिया, TRACHE, यानी कि अब लैरिंक्स से आया ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया जैसे जैसे आता है ट्रेकिया में, तो ट्रेकिया में आएगा, ट्रेकिया से इस टाइप का आपको बनता हुआ दिखेगा, ट्रेकिया में इस टाइप का एक बड़ा सा दिखेगा इधर, ये तो दो होता है लंग्स। तो ट्रेकिया के अंदर में ये आया आपका ब्रोंची, डिवाइड हुआ ब्रोंची में, ये वाला बैलून जो हो गया ये अंदर में आ जाएगा, तो बैलून टाइप कैसे होगा, ये होता है ब्रोंची। अब ब्रोंची जो होता है दोनों में होता है, इधर भी होता है इधर होता है, तो ब्रोंची। अब ब्रोंची के अंदर में आते हैं, ब्रोंची के थोड़ा अंदर में आते हैं, तो ब्रोंची के अंदर में अब हम घुसे तो हमको लंग से मुलाकात हो गया, यहाँ से ब्रोंची आया, ब्रोंची के अंदर से घुसे तो पूरा लंग से मुलाकात हुआ। लंग्स के अंदर में यहाँ पर एक स्टेप छोड़ दिया, ब्रोंची, ये भी बोल सकते हैं, ब्रोंची के अंदर में एक छोटा छोटा यहाँ दिख रहे होंगे एल्वुलस होता है, या इसको बोलते हैं ब्रोंची होल्स होता है, बड़ा वाला ऐसा ब्रोंची होल्स है, ऐसा ब्रोंची होल्स। अब इसके अंदर में भी एक छोटा छोटा होता है, एकदम छोटा छोटा ऐसे शेप का, इसको बोलते हैं एल्वुली, ALVOLI, एल्वुली या एल्वुलर भी बोलते हैं। तो ये काम क्या करता है, जितना भी हम लोग ऑक्सीजन लेके आए सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को रिलीज कर देता है, CO2 को रिलीज कर देता है और O2 को अंदर में रख लेता है एल्वुली। यानी एल्वुली क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। क्या हुआ, सबसे पहले एक और देखते हैं, नोस्ट्रिल से आया, नोस्ट्रिल्स में फाइन एयर म्यूकस था, तो क्या किया, डर्टी एयर को रिमूव कर दिया और अच्छा एयर को जाने दिया। फिर नेसल पैसेज से गुजरते हुए, नेसल कैविटी से होते हुए फेरेनाइक्स में आता है, उसके बाद लैरिंक्स में, उसके बाद एक पाइप होता है ट्रेकिया, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप। तो इससे आया ब्रोंची में, ब्रोंची जाके टूटता है ब्रोंची होल्स में, और यहाँ से ही सब लंग्स में ही आता है, सब लंग्स के अंदर में होता है। ब्रोंची होल्स के अंदर में होता है
या इसको एल्वुली भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, O2 को ले लेता है और CO2 को रिलीज कर देता है। ये क्या करता है, O2 को लेता है और CO2 को रिलीज कर देता है। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता होगा, एल्वुली में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा, यहाँ पे है लिखा हुआ एल्वुलर सैक, तो यहीं पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंसान के अंदर एल्वुलर में, एल्वुली होगा तो एल्वुली में कर देंगे, एल्वुलर सैक में भी कर देंगे। ये हो गया। तो एल्वुली के थ्रू क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है सब। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब कि सांस छोड़ना, ब्रीथिंग आउट बोलेंगे इसको, ब्रीथिंग आउट, और इसको ब्रीथिंग इन बोलेंगे, ब्रीथिंग इन। इसमें क्या होता है, इनहेलेशन में थ्रोइक कैविटी, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो इंसान हो गया, इंसान का ये हो गया, ये चेस्ट हो गया। तो चेस्ट कैविटी सांस लेना, तो O2 आ रहा है अंदर में, O2 आएगा तो बैलून में जैसे हवा भरते हैं तो क्या होता है, बैलून फूलता है। बैलून जैसे फूलता है इसीलिए हम लोग का चेस्ट कैविटी क्या होता है, एक्सपेंड करता है। क्या है कि उसमें हवा जा रहा है, हवा जा रहा है तो फूलेगा ही, तो एक्सपेंड करता है। अब जैसे एक्सपेंड, सांस लिए एक्सपेंड किया तो रिब केस क्या होगा, लिफ्ट अप करता है। रिब केस क्या करता है, ये रिब्स अप होता है। और डायफ्राग्राम जो होता है अपना शेप में आ जाता है, फ्लैट शेप में। डायफ्राग्राम किस शेप में आ जाता है, फ्लैट शेप। और हम बताइए अब अंदर से लंग्स के अंदर में हवा भरा है तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर अगर हम लोग सांस छोड़ते हैं तो देखिए, सांस छोड़ते हैं यानी ये अंदर में जाता है, यानी क्या हुआ, जो रिब्स था वो डाउनवर्ड की तरफ गया, तो रिब्स का मूवमेंट होता है डाउनवर्ड की तरफ। और डायफ्राग्राम जो होता है डोम शेप में आ जाता है। डायफ्राग्राम किस शेप में आ जाता है, डोम शेप में। और वॉल्यूम में से हवा निकल रहा है, बैलून में से हवा निकले, जैसे हम लोग का ये पूरा लंग्स बैलून का काम होता है, हवा निकल रहा है तो बैलून सिकुड़ेगा, यानी बैलून का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि एयर निकल रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, जैसे कि सांस अंदर में देखिए, यहाँ पर हम लोग सांस ले रहे हैं तो क्या हुआ, सबसे पहले लंग्स एक्सपेंड करेगा, क्या इसमें हवा भर रहा है, लंग एक्सपेंड करेगा तो ये रिब्स जो होता है, रिब्स का मूवमेंट क्या होगा, अप के तरफ, अप के तरफ। ये हो गया। और डायफ्राग्राम देखिए, जैसे सांस ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, तो देखिए लंग्स जो होता है पुल डाउनवर्ड की तरफ ही, डायफ्राग्राम किस तरफ करता है, डाउनवर्ड के डायरेक्शन, नीचे आ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे है, इसको प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ऐसे होगा, नहीं डायफ्राग्राम का भी मूवमेंट पूछेगा तो जैसे डाउनवर्ड की तरफ होता है। ये हो गया, ये इनहेलेशन का हुआ। अब सांस छोड़ने का, अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो पहले वॉल्यूम जाता था, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है। और रिब्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, रिब्स जो होगा डाउनवर्ड के डायरेक्शन में होगा। और डायफ्राग्राम देखिए अब क्या था, नीचे की तरफ आया था, अब फिर क्या आ जाएगा, जैसा उसका शेप था नॉर्मल शेप उसमें आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा जैसा उसका शेप रहता है उस शेप। तो ये मूवमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि एल्वुली में क्या क्या चीज थोड़ा प्रोसेस होगा, थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस एंड ब्लड टिश्यू। अब कैसे जो है ब्लड टिश्यू और एल्वुलस के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, तो हम बताए थे कि एयर जो होता है कहाँ आ जाता है, एल्वुलस में। एल्वुलस में एयर आया, अब उसके अंदर में एल्वुलस के पास क्या होता है, ढेर सारा ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है। अब ये ब्लड वेसल्स जुड़ा हुआ, इसमें आर्टरीज वेन होता है इसके साथ जुड़ा हुआ, एल्वुलस के साथ। तो अब क्या हुआ, ब्लड जो होता है ट्रैवल करता है, O2 को लेते हुए ट्रैवल करता है। O2 जैसी ब्लड में आता है तो इसके साथ होमोग्लोबिन क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, मिल जाता है होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन के साथ O2 आके क्या हो गया, ब्लड में होमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन O2 बहुत पसंद है होमोग्लोबिन को, वो दम तुरंत आएगा, बोलेगा आ जाओ, तुरंत अपने साथ उसको रख लेगा। और उसको ले लिया और O2 आ गया पूरा बॉडी ऑर्गन्स में, जहां जहां था पूरा हर जगह पहुंचा देता है, ये काम हो गया। ब्लड के अंदर में हेमोग्लोबिन O2 को क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है और हर टिश्यू में हर जगह पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू। अब रिमूव में क्या होता होगा, ये CO2 वापस निकल रहा है, तो वापस यही एल्वुली क्या करते हैं, इसको निकाल के रिलीज कर देता है CO2 बॉडी से। अब टिश्यू से, हम लोग के बॉडी में जितना भी सारा टिश्यू है या ऑर्गन्स है उसके अंदर, तो सब मिल के क्या करता है, CO2 को निकाल देगा। तो CO2 निकाला टिश्यू बॉडी का हम लोग का, अब उसको लेके आता है कौन, ब्लड। ब्लड लेके आता है, यहाँ से लेके आया ब्लड डिजोल्व करके अपने ब्लड में, CO2 लेके आ रहा है, अब एल्वुली के पास ले आया। एल्वुली क्या करता है, अभी ब्लड में से CO2 को रिलीज कर देता है एल्वुलर सैक में, और ये फिर होते 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 हम लोग के नाक से नोस्ट्रिल्स के थ्रू, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है वो भी यूज करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, मतलब जो जमीन वगैरह पे रहता है। लेकिन जो पानी में रहता है, जो पानी में रहता है वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेता है,
जैसे कि H2O लेता होगा, पानी में क्या होता है H2, इसी से वो O2 निकाल लेता होगा, एक्सट्रैक्ट कर लेता होगा। तो ये इसलिए करता है क्योंकि एक्सटेटिक और जो एक्वेटिक एनिमल होता है, जो पानी में रहने वाला, उसके पास मोस्टली के पास गिल्स होता है। तो गिल्स का काम होता है O2, H2O में से O2 को खींच लेना। ये H2O होता है, इसमें से H2O, इसमें से O को खींच लेने का काम करता है गिल्स। तो ये किसमें होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। प्लांट में क्या होता है? रेस्पिरेशन। प्लांट में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन एनिमल। एनिमल से भी सिंपल होता है। ये स्टोमाटा में होता है, पढ़ाए थे स्टोमाटा के अंदर, लिप्स के अंदर में होता है स्टोमाटा, वहां CO2 आता है और O2 निकलता है। तो यहाँ पे स्टोमाटा के थ्रू हो गया रेस्पिरेशन वाला काम। और उसके अंदर में अगर जो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है, जैसे बहुत सारा लकड़ी वाला पौधा है, वुडी प्लांट है, तो उसके अंदर में लेंटिसेल्स होता है उसके स्टेम में, तो उससे हो जाता है। और कभी कभी जनरल सरफेस उसके रूट से भी होता है। तो ये 3 प्रोसेस से होता है प्लांट के अंदर में रेस्पिरेशन। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे, और एक सेशन भी टॉपिक यहीं पे कवर कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? ब्लड ट्रैवल कैसे करता है? ब्लड तो अब है, लेकिन कैसे पूरा बॉडी में 24 के 24 घंटा ब्लड फ्लो करते रहता है। तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हम लोग के बॉडी ऑर्गन्स में होता है हार्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट तो करता है ब्लड के थ्रू, लेकिन उसको पंप करने का कोई ऑर्गन्स तो होगा जो सब ब्लड को हमेशा पंप करके हर जगह पहुंचाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो वो होता है हार्ट। ये हार्ट क्या करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड बाय प्रोवाइडिंग प्रेशर, प्रेशर प्रोवाइड करके। तो ह्यूमन बींग्स और अदर जितना भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसको रेगुलर सप्लाई चाहिए फूड का और ऑक्सीजन का। तो वो फूड और ऑक्सीजन किसमें डिजोल्व होता है? इंसान के अंदर, फूड प्लस ऑक्सीजन ब्लड में। यानी ब्लड हमेशा फ्लो करेगा तभी ये सब मिलेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम लोग के शरीर के अंदर में जितना भी गंदा खून है बॉडी से, तो उसको लेके आता है, जो रास्ते से गंदा खून आता है उस रास्ते को बोलते हैं, ये लेके आता है वेंस। कौन लेके आता है? वेंस। और इस रास्ते को बोलते हैं वेना कावा। अब गंदा खून वेना कावा के होते हुए आया किसमें? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में आया, जो ये यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ राइट आर्टरियम, यहाँ राइट आर्टरियम में खून आया, यहाँ से वेना कावा के थ्रू। अब राइट आर्ट यहाँ ये वाले वेना कावा से, सॉरी नीचे वाले लोअर वेना कावा से आता है, ये आया इसमें राइट आर्टरियम में गया। अब राइट आर्टरियम में ब्लड गया, अभी क्या करेगा राइट आर्टरियम? ये रिलैक्स करेगा। जैसे ही ब्लड आया मतलब ऐसे हो जाएगा, हल्का रिलैक्स करेगा। तो ब्लड आ गया राइट आर्टरियम में, तो ये रिलैक्स किया। अब क्या करेगा? राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जैसे अपना साइज छोटा करेगा, यानी कि प्रेशर क्रिएट होगा, किसी भी चीज को बड़ा है उसको हल्का प्रेशर, साइज छोटा हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट आर्टरियम प्रेशर क्रिएट करेगा, तो प्रेशर क्रिएट करके ब्लड जो होता है गंदा ब्लड वो फ्लो करेगा, और वो आ जाएगा फिर राइट वेंट्रिकल में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर वेंट्रिकल एक्सपेंड करेगा, इसको ब्लड तो रखना है, तो जैसे उसमें आएगा तो रिलैक्स हो जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हो गया। अब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, अब ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर ब्लड फ्लो करके आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में मतलब राइट वेंट्रिकल से निकल जाएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, तो ब्लड लंग्स में। तो गंदा खून कहाँ पहुंच गया? लंग्स में। ठीक है। अब लंग्स के अंदर में पढ़ाए थे अभी कि एल्वेली होता है, ये क्या करता है? गंदा खून को अच्छा खून बना देता है। अब अच्छा खून मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया लंग्स के अंदर। अब उसको लेके आता है लेफ्ट आर्टरियम, जैसे आना मतलब उसका होना रिलैक्सेशन होना, और जाना मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर क्रिएट होता है, जाना मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अब रिलैक्स हुआ तो आ गया होगा किसमें? लेफ्ट आर्टरियम। ये वाला लेफ्ट आर्टरियम यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद अब ये क्या करेगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यानी जाएगा, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया तो क्या होगा? थोड़ा रिलैक्स होगा, और रिलैक्स होगा तो आ गया ब्लड। फिर उसके बाद ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड निकलेगा, और निकलेगा ब्लड तो बॉडी में पार्ट्स में जाएगा। बॉडी पार्ट्स में जो जाता है इसको बोलते हैं हम लोग आर्टरी, ARTERY, आर्टरी। और इस रास्ते को बोलते हैं आयोटा, आयोटा भी बोलते हैं। चलिए हम लोग डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। अब इसी चीज को हम लोग डायग्राम से देखते हैं। तो डायग्राम से देखिए, ये आयोटा है, ये एओर्टा होता है जिसके थ्रू ब्लड जो है अच्छा ट्रैवल करता है। सबसे पहले हम पढ़ाएं कि गंदा खून, सपोज ये बॉडी है, बॉडी पार्ट से गंदा खून आता होगा, गंदा खून ये जा रहा है लोअर वेना कावा से, गंदा खून यहाँ जाया, तो जैसे ही जाएगा तो ये राइट आर्टरियम करता है पहले रिलैक्स, जैसे ब्लड आएगा तो ये रिलैक्स करता है, तो रिलैक्स करेगा, ब्लड आ गया। अभी फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका एक और मूवमेंट होगा कॉन्ट्रैक्शन। अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी प्रेशर क्रिएट होगा, तो वापस ये ब्लड फ्लो करके आ जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब ये फिर रिलैक्स हो गया। राइट वेंट्रिकल फिर क्या होगा, जैसे ब्लड आएगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा। अब फिर ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट करेगा तो गंदा ब्लड जो है अब फिर डायरेक्ट जाएगा ऊपर, और डायरेक्ट जाते हुए क्या होगा, इसको गंदा ब्लड को ले जाने का काम करता है। याद रखिए, गंदा ब्लड को जो ले जाने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं ये पल्मोनरी आर्टरी। गंदा ब्लड जो ले जाएगा वो यहाँ से निकलेगा ब्लड, ये हल्का जैसे प्रेशर क्रिएट होगा तो वाल यहाँ से निकलेगा, और ये गंदा ब्लड ऐसे निकलते हुए यहाँ चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, ये लंग्स में। लंग्स के अंदर में बताए थे एल्वुली होता है, ये क्या कर दिया, अच्छा खून बना दिया। गंदा खून को अच्छा खून बना दिया, तो इसको वापस लेके देखिए आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स वापस इसको लेके आया। तो लेके जैसे आएगा राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम क्या करेगा, जब खून आता है तो रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेशन। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नीचे आएगा, फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो फिर ये रिलैक्स करेगा, जैसे ब्लड आएगा तो रिलैक्सेशन होगा। फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होगा तो इसको ले जाने का काम यहाँ से, ब्लड जो होगा यहाँ से इसको ले जाने का काम, यहाँ से वाल क्रिएट होता है, और ये ब्लड ऐसे होते हुए एओर्टा से होते हुए, यहाँ से एओर्टा से होते हुए ये वाले रास्ते से यहाँ खुलता है एओर्टा, एओर्टा से होते हुए ब्लड जो होता है बॉडी ऑर्गन्स में वापस सब जगह चला जाता है, फ्लो कर जाता है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। हार्ट और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इसी पे काम करता है, और हार्ट यही सब काम करवाने में हेल्प करता है। यानी किसी इंसान का अगर हार्ट नहीं रहा तो समझिए वो कैसे जिंदा रह पाए। अब हम लोग देखें ब्लड। ब्लड जो होता है किस प्रकार का, एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। यानी ब्लड जो होता है क्या होता है, एक फ्लूइड मतलब पानी टाइप का मीडियम होता है ब्लड में, इसीलिए इसको बोलते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, क्योंकि फ्लो करता है। जिसके ऊपर फ्लो वाला प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं फ्लूइड, जो ऐसा फ्लो करे। तो एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, और इसके अंदर में सॉलिड कंपोनेंट्स भी होता है, लिक्विड कंपोनेंट्स भी होता है। तो सॉलिड कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है, आरबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। और लिक्विड कंपोनेंट में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं आरबीसी के अंदर में क्या क्या होता होगा, रिस्पेक्ट CO2 भी रखता है आरबीसी, और कुछ मात्रा में उसके अंदर में O2 भी होता है। पूछेगा कि जो ब्लड जो होता है रेड क्यों होता है, रेड इन कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, क्योंकि ब्लड के अंदर में हेमोग्लोबिन होता है, उसके कारण वो रेड कलर का होता है। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग। जैसे कभी कभी हम लोग का हाथ कट जाता है तो वहां पे स्टिच करने का काम करता है, उसको बोलते हैं क्लोटिंग। ब्लड खान मतलब खून थोड़ा देर बाद निकलना बंद हो जाता है, तो उसको जो रोकने का काम करता है वो कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट्स। अगला आ गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या काम करता है, ये हम लोग के बॉडी के अंदर में जर्म सेल को मारता है, और हम लोग के बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज क्या काम करता है, जितना भी शरीर के अंदर जर्म्स वगैरह आ गया, ये बैक्टीरियाज वगैरह का जो हार्मफुल चीज सब जो हम लोग के अंदर में आता है, जैसे कि नहीं होता है बाहर में कभी गंदगी उंदगी है तो उसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, तो उससे जो जर्म सेल्स होगा, उस सब जितना भी जर्म सेल्स होगा सबको ही मारने का काम करता है। और हम लोग के बॉडी के अंदर में बॉडीगार्ड के तौर पे काम करता है, ब्लड में प्रोवाइड करता है डिफेंस। किससे डिफेंस करता है, हम लोग के शरीर के अंदर जर्म सेल्स से। तो डिफेंस करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी, या बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, इट किल्स germs and produce antibodies, ये काम करता है। प्लाज्मा में लगभग 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हो गया प्रोटीन, हो गया ग्लोबुलिन, हो गया एल्बुमिन, हो गया, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी रखता है कुछ कुछ जो आयंस के फॉर्म में होता है। ये सब प्लाज्मा के अंदर में होता है। और इसके अलावा भी एक और हम लोग के अंदर ब्लड के अलावा भी एक और लिक्विड होता है जिसको येलो कलर का होता है, येलोइश फ्लूइड्स होता है, जो कि ब्लड से ही कोई भी चीज एस्केप होकर चला आ जाता है, या कैपिलरीज में जो ब्लड मिला हुआ रहता है, जैसे कैपिलरीज हुआ, अब यहाँ से कुछ कुछ चीज अगर निकल गया पार्ट से तो इससे कनेक्टेड है एक और वेसल्स जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, LYMPHATIC। और इसमें अब ये कलर इसका चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसमें कुछ अच्छा भी आता होगा खून, कुछ गंदा भी आता होगा, तो इसको बोलते हैं, इसीलिए इसका कलर होता है थोड़ा येलोइश फ्लूइड, यानी इसमें दोनों मात्रा में होता होगा, कुछ अच्छा खून कुछ गंदा खून इसके पास। तो ये इसके अंदर भी एक और वेसल्स है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, उसके थ्रू, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसके अंदर में लेस प्रोटीन होता है। ब्लड के कंपैरिजन किसके पास लेस प्रोटीन होता है, इसलिए देख रहे हैं इसका कलर येलोइश कलर है। और ये फ्लो करता है हम लोग पूरा बॉडी से कनेक्टेड है, उसी प्रकार हर एक टिश्यू पूरा बॉडी ऑर्गन्स में। और ये भी हम लोग को जितना भी चीज है उसको ट्रांसपोर्टेशन कराने का हेल्प करता है। वेंस,
तो आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन होता है, और ये ब्लड को जो होता है आर्टरी, जो अच्छा ब्लड होता है उसको हार्ट से बॉडी में ले जाता है, ये हार्ट से दूर ले जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि ये क्या करता है, हार्ट से बॉडी पार्ट में ले जाता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये काम नहीं करता है। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, इसी के अंदर में एक और आर्टरी इसी टाइप का नाम आपको मिलेगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये कैसा खून रखता है, डीऑक्सीनेटेड, इसीलिए इसको एक्सेप्शन लिखा, एक्सेप्ट, गंदा खून रखता है, डीऑक्सीनेटेड। और इसका काम वही डिस्ट्रीब्यूटिंग करने का, हर जगह पहुंचाने का काम करता है। और इसका वाल जो होता है थिक और इलास्टिक होता है, मतलब थोड़ा मोटा होता है। मोटा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है प्रेशर क्रिएट करके इसमें आएगा, एक जैसे ब्लड खूब प्रेशर क्रिएट, हार्ट प्रेशर क्रिएट किया, और वाल अगर पतला रहेगा तो फट जाएगा, इसलिए इसका वाल क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और तना हुआ होता है, इलास्टिक होता है, थिक और इलास्टिक होता है, इसका वाल थिक और इलास्टिक होता है। वेंस जो होता है गंदा खून रखता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये क्या करता है, हार्ट से गंदा खून लेता है और कहाँ पहुंचाता है, लंग्स में। हार्ट से गंदा खून होता है लंग्स में पहुंचाता है। और एक्सेप्ट दिया है पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड रखता है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्शन दिया है, अच्छा खून रखता है। और ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है, जितना भी गंदा खून है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। और इसका वाल थिन और लेस इलास्टिक होता है, क्योंकि इसका जो पास जो होता है ब्लड लाने का काम करता है, इसको कोई प्रेशर उतना तो क्रिएट कर नहीं रहा, इसलिए इसका वाल जो होता है थिन और लेस इलास्टिक होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम के अंदर में वाटर, मिनरल्स ये सब कैरी करता है। सब कहाँ से लाता है, जाइलम सब रूट से लाता है और लिप्स तक पहुंचाता है, यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं होता है। और फ्लोएम क्या करता है, जितना भी खाना बना लिप्स में, लिप्स से सारा बॉडी पार्ट्स पे पहुंचाता है। और इसमें एनर्जी, इसके पास एनर्जी होता है, तो यहाँ एनर्जी यूज होता है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म। तो यही एक डिफरेंस था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में एक्सक्रीशन का एक अलग टॉपिक बना।